हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आई हूं और आज जो हम कौशल पढ़ने वाले हैं वो है प्रस्तावना कौशल। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल का क्या अर्थ होता है। प्रस्तावना कौशल का अर्थ होता है प्रकरण को निकलवाना। किसके द्वारा प्रकरण को निकलवाना? छात्रों के द्वारा प्रकरण को निकलवाना। जो प्रकरण यानी कि टॉपिक होता है, टॉपिक को बच्चों से निकलवाया जाता है। इसमें बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं और उन्हीं पूर्व ज्ञान को हमें बच्चों के नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है। तो यही होता है प्रस्तावना कौशल, इसे ही हमें सीखना होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे ऊपर लिखते हैं प्रस्तावना कौशल, हेडिंग डालते हैं, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम। विद्यालय का नाम यहाँ नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये कार्य आपके अपने विद्यालय में होता है। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदु लिखे जाते हैं। इसमें पहला बिंदु होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। फिर है कक्षा, तो कक्षा 6, 6, 7, 8 सारी क्लास में पढ़ाया जाता है। विषय ये हिंदी है। उप विषय व्याकरण है। चक्र चौथा है और अवधि जो है 6 मिनट की है। आपको पता है कि सभी कौशल जो पढ़ने होते हैं वो सारी उनकी अवधि जो होती है 6 मिनट की होती है और आपको इसी के अंतर्गत 5 से 7 मिनट में अवधि को करना होता है, इसी पीरियड में करना होता है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग है आपका, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण के लिए प्लान बना हुआ है। और उसके बाद हम देते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र संज्ञा तथा सर्वनाम के विषय में जानते हैं, क्योंकि विशेषण सबसे पहले जब आप व्याकरण पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? संज्ञा। उसके बाद आप पढ़ाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ाने के बाद ही आप विशेषण को पढ़ाते हैं। और क्या लिखेंगे आप? साथ ही अपने आसपास उपस्थित चीजों से भी परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रस्तावना कौशल के लिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न जिसको तैयार करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न में कैसे तैयार किया जाता है। इसमें इस तरह से एक टेबल बना के 3 कॉलम में बांटते हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का और तीसरा है छात्र कथन का। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? क्लास में जाएंगे और आप बच्चों को दिखाएंगे। और क्या लिया है आपने? कक्षा में चॉकलेट, टॉफी या मिठाई दिखाते हैं। मतलब आप क्लास में जाएंगे और कोई मीठी चीज आपके पास जो भी अवेलेबल होगा उसी चीज को एक लिखना है। ये नहीं कि आप तीनों ही चीज लिखेंगे क्लास में। ठीक है, जब आप अपनी कॉपी बनाइएगा तो कोई एक चीज, जैसे कि आपने कोई मीठी चीज खरीदी, आपने टॉफी ले लिया, चॉकलेट ले लिया, मिठाई ले लिया, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है आप क्लास में जाइए। अब बच्चों को उसको दिखाइएगा और पूछेगा बच्चों ये क्या है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? आप जो भी ले रहेंगे तुरंत आंसर कर देंगे कि ये चॉकलेट है या टॉफी है या मिठाई है, बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, बच्चों ने क्या किया? आंसर दे दिया। अब बच्चों ने जो आंसर दिया है उसको लेके आप एक नया प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक है, नया प्रश्न क्या बनाएंगे आप? कि चॉकलेट, मिठाई या टॉफी, मतलब जो भी आपने लिया उसी को लेके कि इसका स्वाद कैसा होता है या खाने में कैसे लगती है। ठीक है, यदि आपने लिया है मिठाई तो आप पूछेंगे अच्छा बच्चों बताओ मिठाई खाने में कैसा लगता है या मिठाई का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे क्या तुरंत बताएंगे? चूंकि आपने मीठी चीज के बारे में पूछा, तुरंत बताएंगे कि ये स्वाद में मीठा होता है या चॉकलेट जो है खाने में मीठी लगती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ने आंसर दे दिया मीठी लगती है। अब क्या करेंगे? जो सेकंड आंसर दिया बच्चों ने उसके बाद लेके आप फिर थर्ड प्रश्न बनाएंगे। मतलब आप देखें तो ये इस तरह से एक जिगजैग पोजीशन में क्वेश्चन आंसर चल रहा है। आप इसी तरह से करना है, क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, बच्चों ने सेकंड आंसर दिया मीठी लगती है। उसके बाद आप तीसरा प्रश्न तैयार करेंगे कि चॉकलेट या मिठाई स्वाद में मीठी होती है। आपने एक वाक्य बनाया। ठीक है, इस वाक्य में चॉकलेट या मिठाई की विशेषता क्या है? तो तुरंत बताएंगे भाई इसमें क्या विशेषता है? चॉकलेट और या जो है मीठी होती है, तो इसकी विशेषता क्या है? चॉकलेट की विशेषता क्या है? उसका मीठा होना। तुरंत बच्चे बता देंगे कि सर जी चॉकलेट या मिठाई की विशेषता क्या है? वो मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे मीठा को लेके। अच्छा तो ये बताइए कि चॉकलेट मीठा होता है तो कुरकुरे स्वाद में कैसा होता है? क्योंकि सभी बच्चे आजकल ये सारी चीजें खाते हैं, उनको पता है कि ये चॉकलेट है तो ये कुरकुरे है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे चॉकलेट मीठा होता है तो कुरकुरे स्वाद में कैसा होता है? तो बच्चे क्या बता देंगे? कुरकुरे कैसा होता है? नमकीन होता है, या फिर वो कहेंगे कि वो तीखा होता है। ठीक है, तो अब ये दूसरी तरह का टेस्ट हो गया। पहले आपने मीठा के बारे में पूछा, फिर आपने क्या पूछा? नमकीन के बारे में पूछा कि ये नमकीन कुरकुरे कैसा होता है, तो नमकीन या तीखा होता है। ठीक है, बच्चे आंसर दे दिए। तो फिर आप कहेंगे कि नमकीन तथा तीखा होना कुरकुरे के किस गुण को बता रहा है? कुरकुरे की कोई विशेष कुछ किसी चीज को बता रहा है ना, किस गुण को बता रहा है? नमकीन होना या तीखा होना। तो बच्चे बताएंगे कि कुरकुरे की विशेषता को बता रहा है। जिस तरह चॉकलेट की विशेषता क्या थी? मीठा होना थी, उसी तरह से कुरकुरे की विशेषता क्या है?
नमकीन तथा तीखा होना कुरकुरे की विशेषता को बता रहा है। तो तुरंत बच्चे आंसर कर देंगे कि ये कुरकुरे की विशेषता को बताता है। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न पर करेंगे कि जो शब्द, ठीक है, जो शब्द जैसे कि तीखा होना या फिर मीठा होना, दो शब्द है, तीखा भी है और मीठा भी है, यदि किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। शब्द की बात हो रही है कि जो शब्द किसी जैसे कि तीखा होना या मीठा होना आदि किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चे क्या बताएंगे कि ये विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बता भी सकते हो, नहीं बता सकते, इनके लिए समस्यात्मक हो सकता है। अगर बता दिए तो आप अगला प्रश्न तैयार करेंगे, नहीं बताया तो यहीं पे आप वो बच्चे मौन हो जाएंगे, उनके लिए वो समस्यात्मक हो जाएगा। इनके 7th क्लास का बच्चा है या 8th क्लास का बच्चा, वो बता देगा, वो बोलेगा कि जो शब्द विशेषता को बताते हैं उसे वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर आप अगला प्रश्न तैयार करेंगे कि विशेषण के विषय में आप और क्या जानते हैं। जब आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे आप और क्या जानते हैं, यहाँ पे और क्या समझते हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा। जब बच्चा चुप हो जाएगा तो यानी कि वो समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो अब आपको समझ में आ गया कि अब आपका प्रकरण निकल गया है। फिर आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना उद्देश्य कथन हो गया। मतलब उद्देश्य कथन तभी करेंगे जब तक बच्चों के पास समस्यात्मक होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा होता है वो कॉलम लाइन, दूसरा टेबल बनता है, वो होता है कौशल के घटक का। ठीक है, कौशल के घटक से ही आपका मूल्यांकन होता है कि आपने शिक्षण कार्य कैसा किया है, और कौशल के घटक के आधार पर ही सारे कौशल के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना कौशल के घटक हैं, और इन कौशलों को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावना कौशल जब आप पढ़ा रहे हैं तो उन घटकों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कौशल के क्या क्या घटक हैं। देखिए, किस हर विद्यालय का अपना अपना फॉर्मेट है, कहीं टैली चिन्ह लगता है, कहीं इस तरह से मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या मतलब है कौशल के घटक का। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। मतलब प्रश्नों का पूर्व ज्ञान मतलब कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित है। तो ऐसा कुछ है कि नहीं है, यदि आप बच्चे आंसर कर रहे हैं यानी कि प्रश्नों के पूर्व ज्ञान से संबंध है, या और अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे यानी कि बच्चों को उसका ज्ञान नहीं है, तो यानी कि वो पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं है। इसलिए इन बातों का बिल्कुल ध्यान देना है। दूसरा है प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि। यानी कि प्रस्तावना प्रश्न आप जब पढ़ा रहे हैं तो प्रस्तावना कितने मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, 6 मिनट में। तो आपको 5 से 7 मिनट में ये कार्यक्रम खत्म कर देना। ये नहीं कि आप इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि 7-8 मिनट भी हो गया, बच्चे आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इतनी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं कि 2 से 3 मिनट में आपका प्रस्तावना खत्म हो जाए। तो ना तो बहुत तेज पढ़ाना है ना बहुत जल्दी पढ़ाना है, आपको 6 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, 5 से 7 मिनट में करना है। ठीक है, यदि आप इसके अंतर्गत करते हैं तो आपका मूल्यांकन हाँ में होगा। फिर तीसरा है प्रश्नों में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे बच्चे आंसर करेंगे, फिर बच्चों ने जो आंसर किया उसको लेके फिर आप प्रश्न पूछेंगे, फिर बच्चे आंसर करेंगे, तो फिर आप बच्चों के आंसर से भी प्रश्न पूछेंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक जिग जैग पोजीशन में चलना है। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें बन रही हैं तो आपके प्रश्नों में क्रमबद्धता है, और ऐसा होना चाहिए। यदि है तो मूल्यांकन हाँ में होगा। फिर अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। मतलब जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आप कितने एक्टिव हैं, आपको फुल ऑन एक्टिव होना। ये नहीं कि आप एकदम सुस्त से डल से खड़े हो गए हैं, आप खुद ही बच्चों से डर रहे हैं कि बच्चे कहीं उठ के हमसे उल्टा कुछ क्वेश्चन ना पूछ लें। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप टीचर हैं, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होना है, और वहां जाने के बाद आप टीचर है इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको फुल कॉन्फिडेंस में बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं, कि क्योंकि आपको पता है कि बच्चे छोटे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है जितना आपको पता है, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे ना, तो आपको ज्यादा पता है, बच्चों को उतना पता नहीं है। इसलिए बच्चों के सामने डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी आवाज तेज होनी चाहिए, आपकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि पीछे तक जो बच्चा बैठा उसको सुनाई दे। ठीक है, तो अच्छे से जाइए, स्मार्टली बोलिए। ठीक है, अगर है तो यहाँ पे हाँ में क्लिक होगा। स्वयं सजगता होनी चाहिए। फिर है प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब आपने जो प्रश्न पूछा प्रस्तावना के लिए, तो उसमें क्या प्रश्नों का पाठ और उद्देश्य, मतलब यदि आप विशेषण पढ़ा रहे हैं तो विशेषण से ही संबंधित प्रश्न पूछना। ये नहीं कि आप संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, विशेषण से ही संबंधित प्रश्नों को पूछना है। यदि आपके जो है जो आपने प्रश्न पूछे और जो आपके पाठ पढ़ाने का उद्देश्य सेम है तो आपका मूल्यांकन हाँ में होगा, नहीं तो
नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी आलोचना सुझाव कर देते हैं आपको। यदि आपने शिक्षण कार्य अच्छा किया तो आपके लिए लिखेंगे कि आपका जो शिक्षण कार्य कैसा था, उत्तम था, सर्वोत्तम था, अति उत्तम था, बहुत अच्छा था। इस तरह से करके आपकी आलोचना को मोटिवेट किया जाता है। और यदि आपने कुछ शिक्षण कार्य में आपकी कमी है तो वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि शिक्षण कार्य में ये कमी थी, फिर आप उसमें सुधार करके फिर से आपको शिक्षण कार्य करना होता है। ठीक है, वो सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर सहपाठी का। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना विशेषण को लेके। फ्रेंड्स, आपको पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।